हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 विलयन से। तो सबसे पहले विलयन के बारे में हम लोग जानेंगे कि विलयन क्या होता है, विलयन किसे कहते हैं। लेकिन आज एक अलग अंदाज में पढ़ेंगे विलयन को। हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिकली इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। हमारे पास ये आपके पास ये है पानी, एक गिलास पानी लिया गया है, इस पर लिखा गया है 1। अब इस पानी में हम जो है घोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमने कैल्शियम ऑक्साइड को अंदर डाल दिया है, देखते रहेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड को हमने इसमें डाल दिया है। अब कैल्शियम ऑक्साइड को जो है हम इसमें घोल रहे हैं। अब इसको आप लोग एक बार देख लीजिए ये किस प्रकार का है। अब दूसरा एक और गिलास लेंगे 2 नंबर, और इसमें हम लोग घोलने का प्रयास करेंगे सॉल्ट यानी कि नमक। तो नमक को हमने इसमें डाल दिया और इसको भी अच्छी तरीके से घोल दिया। ये 2 नंबर गिलास है। 1 नंबर में हमने जो है कैल्शियम ऑक्साइड को घोला था, जिसको चूना भी कहते हैं, और 1 में हमने नमक को घोल दिया। तीसरा विलयन हम लोग लेंगे इस प्रकार का, और इसमें हम लोगों ने हल्दी घोल दिया है। ये 3 नंबर का विलयन है। अब तीनों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया होगा। अब आपको बताना है इसमें कि किसको हम विलयन कहेंगे और किसको विलयन नहीं कहेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्या यह विलयन है। हल्दी और पानी का जो मिश्रण है इसको हम विलयन कह सकते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर आता है आपका, ये फर्स्ट है चूने का पानी जिसको बोलते हैं। यह जो है चूना है, क्या यह विलयन है। और तीसरा नंबर जो आपका है ये दूसरा होगा। हाँ, दूसरा नंबर देख लीजिए, ये इसमें हमने नमक को घोला था। इन तीनों में कौन विलयन कहलाएगा। तो थोड़ा सोचिए और विचार करिए। अब देखेंगे हम लोग इसमें आगे कि 3 तरह के हम लोगों ने जो है विलयन लिए थे, जिसमें सबसे पहला था आपका पानी। पानी तो तीनों में था, तीनों में क्या था, पानी था। 1 में हमने डाला था हल्दी, दूसरे में डाला था नमक, और तीसरे में डाला था चूना। अब इन तीनों पर विचार करेंगे कि इन तीनों में से कौन जो है समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण क्या होते हैं, तो देखेंगे कि वह मिश्रण जिसमें उसके अवयवी पदार्थों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, ऐसे विलयन को हम समांगी मिश्रण कहते हैं या समांग विलयन कहते हैं। अब देखेंगे समांग विलयन का जो है इन तीनों में कौन समांग विलयन है। तो कैसे जानेंगे कि कौन समांग विलयन है। तो समांग विलयन पारदर्शी होता है, आर पार उसके दिखता है। दूसरा लक्षण है कि समांग जो मिश्रण होता है उसमें अवयवी जो घटक होते हैं वह एक समान रूप से विलयन में चारों तरफ फैले रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर विलयन का संगठन कहीं से भी आप उसको निकालेंगे तो हर जगह विलयन का संगठन एक जैसा होगा। लेकिन इसमें अगर विलयन का संगठन हम परिवर्तित करते हैं तो इनके भौतिक गुण जो है भी बदलते हैं। तो कुल मिला के विलयन के अंदर जो उसके गुणधर्म होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो पहला केस में हमने देखा कि पानी में जब हमने हल्दी को घोला था तो वह पूर्ण रूप से घुली नहीं थी, यानी वो दिख रहा था, हल्दी का रंग उसमें दिख रहा था। इसका मतलब पानी और हल्दी का मिश्रण जो है ये विलयन नहीं है। लिख दे रहे हैं, ये विलयन नहीं है। तो फिर क्या है,
तो इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कोलायड प्रवस्था कहते हैं, कोलायड प्रवस्था। और कोलायड जो प्रवस्था होती है वो विषमांग प्रवस्था होती है, विषमांगी मिश्रण होता है एक तरह से। तो ये विषमांगी मिश्रण है। अब देखेंगे पानी में हमने नमक को घोला था, तो यहाँ पर यह समांग मिश्रण है या समांगी मिश्रण है। अब यहाँ पर हमने पानी के अंदर चूना को घोला था, एक बार इसको देख लेंगे। पानी के अंदर हमने चूना को घोला था, आप देख पाएंगे कि चूना जो है नीचे धीरे धीरे पेंदी में बैठ रहा है, जबकि चीनी और पानी के विलयन में या चीनी और या नमक या पानी के विलयन में नीचे आपको बैठा हुआ कुछ नहीं मिलेगा, सब इसमें घुले हुए हैं। तो इस तरह से इन दोनों में अंतर देख लिया आप लोगों ने। तीसरा हमने लिया था हल्दी वाला। अभी देखेंगे कि इसके भी पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे बैठ रहे हैं, इसमें निक्षेपित हुए हैं लेकिन धीरे धीरे नीचे हल्दी के कण भी दिखाई दे रहे हैं और नीचे बैठे हुए हैं। तो इस तरह से इन तीनों विलयनों का अध्ययन करने से ये पता चला कि इसमें पहला जो है कोलायड प्रवस्था हो गया, ये विलयन नहीं है, यानी कि समांगी मिश्रण नहीं है। अब आगे देखेंगे दूसरा जो है पानी और नमक, ये आपका है समांगी मिश्रण। और तीसरा हमने देखा था पानी और चूना, तो ये बना लेता है, दोनों का आपस में रिएक्शन हो जाता है। पानी की चूने से जो है रिएक्शन होके बनता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। अब पानी का सूत्र सभी लोग जानते हैं H2O होता है, चूने का सूत्र CaO, इन दोनों के रासायनिक क्रिया से बनेगा CaOH का होल ट्वाइज। इसका मतलब इसमें जो समांग मिश्रण है वो पानी और नमक का जो मिश्रण है वही समांगी मिश्रण है। इस प्रकार समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब जैसे कि परिभाषा में आप लोग देखेंगे कि दो या दो से अधिक रासायनिक रूप से अक्रियाशील पदार्थों का समांगी मिश्रण जिसके संगठन को एक निश्चित सीमा में परिवर्तित किया जा सकता है विलयन कहलाता है। अब इसमें दो चीज ध्यान देना है कि रासायनिक रूप से अक्रियाशील, यानी कि विलयन के जो घटक होते हैं विलेय और विलायक, इनकी आपस में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए, तभी वो विलयन कहलाएगा। जबकि इस केस में हमने देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना है यह पानी से क्रिया करता है, क्रिया करके एक यौगिक बना लेता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक यौगिक है, इसलिए यह मिश्रण नहीं कहलाएगा, ठीक ना, यह मिश्रण नहीं कहलाएगा। जब मिश्रण नहीं कहलाएगा तो यह विलयन नहीं है। तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं कि यह विलयन नहीं है। इतना क्लियर हो गया होगा। इस केस में हमने देखा कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, पानी और नमक वाले केस में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और जब कोई नया पदार्थ नहीं बनता है इसका मतलब विलेय और विलायक की आपस में कोई रासायनिक क्रिया नहीं हुई है। तो इस वजह से जब रासायनिक क्रिया नहीं हुई है तो यह विलयन है। पहले प्रवस्था में रासायनिक क्रिया कोई नहीं हुई है लेकिन विलयन पारदर्शी नहीं है, उसमें एक सार रूप से फैला है, धीरे धीरे वो बैठ जाएगा। बात समझ में आ रही है, बैठ जाएगा। और वो समांग मिश्रण नहीं है क्योंकि हल्दी उसमें दिखाई दे रही है, जबकि चीनी और पानी या नमक और पानी के मिश्रण में नमक आपको दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है समांगी मिश्रण कहलाते हैं, और समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाते हैं। विषमांगी मिश्रण विलयन नहीं कहलाते हैं। इसलिए एक कथन निकल कर आता है कि सभी विलयन मिश्रण कहलाते हैं किंतु सभी मिश्रण विलयन नहीं कहलाते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, कौन से विलयन मिश्रण कहलाएंगे, तो समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाएंगे। तो इस तरह से केवल समांग मिश्रण ही विलयन होते हैं। अब बिल्कुल यह क्लियर हो गया होगा। तो परिभाषा को एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, दो या दो से अधिक रासायनिक रूप से अक्रियाशील पदार्थों का ऐसा समांगी मिश्रण जिसके संगठन को एक निश्चित सीमा में परिवर्तित किया जा सकता है विलयन कहलाता है। अब चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे विलयन के घटक। तो विलयन के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है और दूसरा विलायक। विलेय किसको कहेंगे,
तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलायक कहते हैं मतलब विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। अब विलेय कौन है और विलायक कौन है? तो अगर हम चीनी पानी का उदाहरण लेते हैं तो जब भी हम विलयन बनाएंगे चीनी की मात्रा हमेशा कम ही रहेगी, तभी विलयन बनेगा। तो चीनी जो है हो जाएगा विलेय और पानी हो जाएगा विलायक। अब इन दोनों के मिलने से बनेगा एक समांगी शरबत। अब शरबत का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है, चीनी का तो सूत्र होता है, लिख सकते हो C12 H22 O11, प्लस पानी है तो पानी का सूत्र होता है H2O। अब इसमें कोई रासायनिक क्रिया होती ही नहीं है तो फिर नया यौगिक बनेगा ही नहीं, नया पदार्थ बनेगा नहीं। तो हम इसको एक समांग मिश्रण कह सकते हैं या शरबत कह सकते हैं। तो शरबत जो है एक प्रकार का समांग मिश्रण है, और जो समांग मिश्रण होता है वही जो है क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अब कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी, और एक आपको सोचने का एक नया तरीका भी मिलेगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब आगे देखेंगे, हम लोगों ने जाना कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, दोनों को अच्छी तरह से समझ लिए। अब यहाँ पर एक क्यूरा आएगा जिस पर आप शायद आप लोग ध्यान भी नहीं दिए होंगे कभी पढ़ते समय, कि परिभाषा के अनुसार कह रहा है कि जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी वो विलेय होगा, साल्यूट, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी वो क्या होगा? विलायक होगा। तो जो अधिक मात्रा होगा वही जो है क्या होगा? विलायक होगा, और तभी विलयन बनेगा। लेकिन एक यहाँ हमारे माइंड में एक क्वेश्चन जो है जन्म लिया है, उसको देखेंगे क्या क्वेश्चन है। अगर हम मान लेते हैं कि एक 100 ml का बर्तन लिए हैं, 100 ml का बर्तन हो गया। अब इसमें 50 ml हमने ले लिया है जल यानी H2O, और 50 ml ले लिया है एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH। अब इन दोनों का आयतन जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। अब इसमें कौन विलेय है कौन विलायक है? तो चलिए इसका फटाफट जो है अगर कमेंट कर सकते हैं तो लिखिए जल्दी से कि इसमें कौन विलेय है और कौन विलायक है। इसका जवाब जो है अंत में दिया जाएगा, तो बीच में अगर मौका मिलता है आप लोगों को तो कमेंट करके बताइए। फिर अगला देखेंगे द्विअंगी विलयन क्या होता है। तो ऐसे विलयन जिसके विलायक में केवल एक विलेय पदार्थ घुला हो, केवल यहां लिख देंगे केवल एक विलेय पदार्थ घुला हो, यानी द्विअंगी विलयन क्या होता है? तो द्विअंगी विलयन से ही तात्पर्य है कि दो लोग होंगे उसमें, पहला एक आपका विलेय होगा, दूसरा विलायक होगा। तो जैसे पानी में चीनी का जो घोल होता है ये द्विअंगी विलयन है, पानी विलायक है उसमें चीनी विलेय है, तो द्विअंगी विलयन हो गया। अब देखेंगे त्रिअंगी विलयन क्या होता है। तो ऐसे विलयन जिसके विलायक में दो विलेय घुले हों। तो दो विलेय क्या होता है? तब दो विलेय में जैसे मान लेते हैं, इसका उदाहरण लेंगे, चीनी प्लस पानी प्लस नमक, यानी कि पानी विलायक है, इसमें आपका चीनी भी घुला है और नमक भी घुला है। तो तीन घटक हो गए, 1 2 और ये 3, चीनी पानी और नमक। तो ऐसे विलयन को हम त्रिअंगी विलयन कहते हैं। इससे ज़्यादा भी विलयन संभव हैं। तो इस चैप्टर में हम केवल और केवल द्विअंगी विलयन का ही अध्ययन करेंगे, पूरे टॉपिक में, पूरे चैप्टर में। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे देखेंगे जलीय विलयन क्या होता है। एक्वस सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। तो जल में बना विलयन जलीय विलयन कहलाता है। जैसे पानी के अंदर चीनी, पानी के अंदर नमक, तो ये जलीय विलयन कहलाएगा। और अजलीय विलयन किसको कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वह विलयन जो जल को छोड़कर बाकी अन्य किसी विलायक में घुला हो, जैसे एथिल अल्कोहल में, बेंजीन में, एसिटिक अम्ल में, इसमें यदि कोई पदार्थ घुला हो तो हम उसको बोलेंगे अजलीय विलयन। तो इस तरह से जो है यह चैप्टर का पहला पार्ट आप लोग अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे इसके हम लोग अभी पढ़ेंगे।
तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन के प्रकार, यानी विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान देंगे, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन जो है 9 प्रकार के होते हैं। वैसे तो भौतिक अवस्था के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे देखेंगे कौन कौन। एक होता है आपका गैसीय विलयन, दूसरा होता है द्रव विलयन और तीसरा होता है ठोस विलयन। तो पहला प्रश्न ये है आप लोगों से कि क्या ठोस भी विलायक हो सकता है? द्रव को विलायक आप जानते हैं, क्या गैस भी विलायक हो सकता है? तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ठोस भी विलायक हो सकता है, द्रव भी विलायक हो सकता है और गैस भी विलायक हो सकता है। तो इसी भौतिक अवस्था के आधार पर कुल मिला के 9 प्रकार के विलयन संभव है। अब वो देखेंगे कैसे संभव है। तो जो गैस विलयन होता है उसमें हमेशा विलायक गैस होता है। द्रव विलयन जो होगा उसमें विलायक हमेशा द्रव होगा और जो ठोस विलयन होगा उसमें विलायक ठोस होगा। तो देखेंगे गैस विलयन में जो विलायक गैस है तो विलेय कौन कौन से हो सकते हैं? तो विलेय आपके ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं और गैस हो सकते हैं। ये तीनों जो है विलेय हो सकते हैं, कोई भी इनमें से एक विलेय हो सकता है। जबकि विलायक जो है हमेशा गैस रहेगा गैसीय विलयन में। उसी तरह से आगे देखेंगे, द्रव विलयन में हमेशा विलायक द्रव होगा और विलेय जो है आपका ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो ये हो गए विलेय। इसी प्रकार ठोस विलयन में विलायक हमेशा जो है ठोस ही होगा। अब विलेय जो है कौन कौन हो सकते हैं? तो ठोस हो सकता है या द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है। तो ये सभी जो हैं विलेय हो सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि गैस में ठोस का, गैस में द्रव का और गैस में गैस का, ये 3 तरह के विलयन हुए। उसी प्रकार से जो है द्रव में ठोस का, द्रव में द्रव का और द्रव में गैस का, ये 3 हो गए। तो 3 और 3 6 हो गया। इसी तरह से देखेंगे ठोस में ठोस का, ठोस में द्रव का और ठोस में गैस का, यानी कि 3 ये और 3 ये, कुल मिला के कुल 9 प्रकार के विलयन संभव है। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। यहाँ आप लोगों के सामने विलयनों के प्रकार दिया गया है, जिसमें सबसे पहला है आपका गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन में विलायक हमेशा गैस ही होगा। विलेय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जैसे देखेंगे कि गैसीय विलयन में जो गैस है यहाँ पर विलायक है। अब गैस के अंदर जो है कोई ठोस घुल रही है तो यह भी एक प्रकार का विलयन हो जाएगा, जिसको हम गैसीय विलयन कहते हैं। जैसे कपूर का नाइट्रोजन गैस में बना गया। अब यहाँ पर जो कपूर है वो विलेय है यानी कि ठोस है और नाइट्रोजन क्या है? विलायक है यानी कि गैस है। उसी तरह से आगे देखेंगे, दूसरा एक एग्जाम्पल है क्लोरोफार्म का नाइट्रोजन गैस में बना विलयन। अब क्लोरोफार्म जो है क्या है? तो द्रव है यानी कि विलेय है और नाइट्रोजन क्या है? गैस है। तो इसमें बना विलयन जो है गैसीय विलयन का एक उदाहरण हो सकता है। द्रव जो है गैस में घुला हुआ है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर गैस जो है विलायक है और विलेय जो है गैस है। दोनों मतलब गैस ही है। अब देखेंगे इसका उदाहरण है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। तो इस तरह से ये तीनों जो हैं गैसीय विलयन के उदाहरण हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर इसी तरह से दूसरा देखेंगे द्रव विलयन है। अब द्रव विलयन में हमेशा द्रव जो है विलायक ही होगा और विलेय ठोस द्रव गैस कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि द्रव में ठोस का विलयन है तो H2O क्या होता है? पानी यानी कि द्रव, और इसमें ग्लूकोज घुला हुआ है C6H12O6। तो द्रव के अंदर कोई ठोस घुला है तो भी यह द्रव विलयन कहलाएगा। दूसरा है द्रव द्रव यानी कि विलायक आपका द्रव है, विलेय द्रव है। तो यहाँ देखेंगे जल यानी कि H2O में C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल का मिश्रण, तो यह द्रवीय विलयन का उदाहरण हो जाएगा। अब तीसरा इसमें आपका आता है द्रव में गैस का विलयन। तो ध्यान देंगे, ये द्रव आपका H2O है, गैस हो गई ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन द्रव में घुली हुई है, तो ये भी जो है द्रवीय विलयन का एग्जाम्पल हो गया।
अगला देखेंगे ठोस विलयन। तो ठोस में ठोस का मिश्रण है ये। तो इसका उदाहरण है मिश्र धातु, एग्जाम्पल पीतल। और पीतल आप जानते हैं कि जिंक और कॉपर के मिलाने से जो है एक मिश्र धातु बनती है। तो पीतल जो है आपका ठोस विलयन हो गया। इसी तरह से दूसरा ठोस विलयन आप देखेंगे जिसमें विलायक ठोस है और विलेय द्रव है। तो सोने या चांदी में पारे का अमलगम। अब ये अमलगम क्या होता है? तो सोने के अंदर अगर पारा को डाल दिया जाए तो ठोस सोने के अंदर पारा जो है घुलकर और एक अमलगम बनाता है। तो इस तरह से जो है यह ठोस विलयन हो गया। इसी तरह से अगला ठोस विलयन का उदाहरण है हाइड्रोजन गैस का पैलिडियम में बना विलयन। अब हाइड्रोजन गैस है और यह ठोस विलायक में घुली हुई है। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस का पैलिडियम में विलयन। तो कुल मिला के ये 9 प्रकार के टोटल विलयन होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक आगे हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखेंगे इसका आगे। अगला टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सांद्रता क्या होता है। तो सांद्रता का डिफिनेशन है किसी विलायक के इकाई आयतन में विलेय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। फिर से एक बार देखेंगे, किसी विलायक के इकाई आयतन में विलेय की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। इकाई आयतन क्या होता है? तो मान लेते हैं कि 100 ग्राम जल है। ये 100 ग्राम जल में कोई पदार्थ कितना भी मात्रा में घुला हो, 5 ग्राम घुला हो, 10 ग्राम घुला हो, 20 ग्राम घुला हो, वह उसकी सांद्रता कहलाएगी। तो अगर मान लीजिए इसमें 5 ग्राम घुला है या 10 ग्राम घुला है तो इसकी जो सांद्रता हो जाएगी 5 ग्राम हो जाएगी। इस विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? 5 ग्राम हो जाएगी। समझ में आ गया? अब देखेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन कई तरह के हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयन क्या होता है? तो ध्यान देंगे, यह तुलनात्मक होता है, यानी कि दूसरे से तुलना करके ही बताया जा सकता है कि विलयन कौन सा तनु है और कौन सांद्र है। तो तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो। तो जब कम होगी तो वो तनु विलयन होगा। इसी का विपरीत होता है सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन क्या होता है? तो सांद्र विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो। तो जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो तो वह क्या कहलाएगा? सांद्र विलयन। अब ध्यान देंगे, हमने कहा था कि ये दोनों तुलनात्मक होते हैं। तो चलिए इसी उदाहरण पर समझ ले रहे हैं कि एक जो है आपका 100 ग्राम में 5 घुला है और ये भी जो है 100 ग्राम विलायक है और इसमें जो है जो घुला पदार्थ है वो 10 ग्राम घुला है। तो अब इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन तनु विलयन है और कौन सांद्र विलयन है। तो जिसमें विलेय की मात्रा कम है वो हो जाएगा तनु विलयन, ये हो जाएगा आपका तनु विलयन। और जिसमें विलेय की सांद्रता या मात्रा अधिक हो, जैसे 10 ग्राम है इसमें 5 ग्राम है, 5 ग्राम है इसमें 10 ग्राम है, तो यह जो हो जाएगा सांद्र विलयन हो जाएगा। तो इस तरह से तनु विलयन और सांद्र विलयन को हम लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ा सा इसमें व्यवहारिक उदाहरण क्या है कि जैसे 2 तरह का आप शरबत बना रहे हैं, एक शरबत में चीनी की मात्रा कम डाले हैं और एक में ज़्यादा डाले हैं। तो अगर पूछा जाए कौन ज़्यादा जो है गाढ़ा है, तो आप बोलेंगे कि जिसमें ज़्यादा चीनी घुली है वो गाढ़ा है और जिसमें कम है वो उसकी सांद्रता कम है।
तो इस तरह से हम तनु विलयन और सांद्र विलयन को समझ सकते हैं। कौन ज़्यादा मीठा लगेगा, तो जिसका सांद्रता ज़्यादा होगा, यानी कि गाढ़े विलयन का, जिसमें विलय के कण ज़्यादा घुले हैं वो ज़्यादा मीठा लगेगा, और जिसमें कम घुले हैं वो कम मीठा लगेगा। तो इस तरह से ये सांद्रता को व्यवहारिक रूप से समझा जा सकता है। अब आगे चलते हैं, असंतृप्त विलयन क्या होता है, तो इसको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो देखिए, हम लेंगे एक गिलास में पानी और उसमें कुछ नमक डालेंगे। जैसे ये आपका पानी है और इसमें हमने ये नमक डाला है। अब नमक को डाल देने से इसको अच्छी तरह से हम चला रहे हैं तो ये घुल जाएगा। तो इसमें जब तक नमक घुल रहा है तब तक तो विलयन असंतुष्ट है, यानी कि असंतृप्त है। थोड़ा सा और डाल के चेक करते हैं। तो नमक की थोड़ी मात्रा और हम डाल दिए इसमें। अब फिर एक बार घोलेंगे। इसी तरह से इसको घोलते जाएंगे, घोलते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब नमक के कण इसमें घुलना बंद हो जाएंगे, यानी कि विलयन इतना गाढ़ा हो जाएगा कि विलायक के कणों के बीच जितना खाली जगह था उस खाली जगह में सभी कण समा चुके हैं। अब थोड़ी सी भी जगह नहीं बची है। इसका मतलब अब विलेय कण पानी के अंदर घुलेंगे नहीं, कितना भी आप इसको ऐसे चलाएंगे घुलेंगे नहीं। तो दो स्थितियां आप लोगों ने इसमें देखा। इसमें देखिए विलेय के कण दिखाई दे रहे हैं गति करते हुए। तो इस तरह से यह जो कण है गतिशील है और कितना भी हम चला रहे हैं तो ये घुल नहीं रहे हैं। तो बिना घुले हुए कण बचे हुए हैं। तो जब बिना घुले हुए कण बचे हुए हैं तो यह विलयन हो गया है संतुष्ट, यानी कि संतृप्त हो गया है। और जब तक घुल रहा था विलयन क्या था, असंतृप्त था। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर असंतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन को अच्छे से समझ लिया प्रैक्टिकल करके। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है और ठहर के सोचना है कि जो असंतृप्त विलयन है यह अभी बताया गया है कि पानी के अंदर चीनी या नमक जो भी हम घोल रहे हैं वो जब तक घुलती जाएगी तब तक विलयन असंतुष्ट है, असंतृप्त है। और जैसे ही उसमें घुलना बंद हो गया और विलेय के कण को और अधिक नहीं घोला जा सकता है तब वह विलयन संतुष्ट हो गया, यानी कि संतृप्त हो गया। और अधिक विलेय के कण को उसमें घोला नहीं जा सकता है। तो संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन को आप लोग समझ गए। अब अगला है आपका अति संतृप्त विलयन। ये अति संतृप्त विलयन क्या होता है, तो ध्यान देंगे, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 .XH2। तो ये सूत्र है सोडियम थायोसल्फेट का। इसको कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट। यह एक यौगिक है और इसमें जो क्रिस्टलन जल की मात्रा होती है ये XH2O दिखाया गया है। किसी किसी में ये 5H2O होता है, किसी में 6H2O होता है। तो इसलिए हमने कोई अंक न देके इसको XH2O मान लिया है। तो सोडियम जो थायोसल्फेट है इसको केवल गर्म कर देना है, इसमें किसी विलायक की आवश्यकता नहीं है। और जब इसको हम केवल गर्म करते हैं तो यह अपने ही क्रिस्टलन जल में घुलकर अति संतृप्त विलयन बनाता है। क्या बनाता है, अति संतृप्त विलयन बनाता है। अब कहेंगे कि ये क्रिस्टलन जल क्या होता है, तो क्रिस्टलन जल आप देखेंगे कि क्रिस्टलन जल क्या है, तो किसी पदार्थ के क्रिस्टलीकरण में प्रयुक्त या आवश्यक जो जल की मात्रा होती है उसी को क्रिस्टलन जल कहते हैं। यह क्रिस्टलन जल जो है फिटकरी में भी आपने देखा होगा, K2SO4 .Al2SO4 का होल थ्राइज .24H2O। तो इसमें जो 24H2O है ये भी आपका है क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल। इसी तरह से आप देखे होंगे Na2CO3 .10H2O। तो इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका का मतलब 10 होता है। तो इसमें जो 10 भाग जल का है
यह भी आपका है क्रिस्टलन जल, जो इस पदार्थ के क्रिस्टलीकरण के लिए आवश्यक होता है। अगर यह जल इसमें न हो तो इसके क्रिस्टल नहीं बनेंगे, तो इस वजह से इस जल को क्रिस्टलन जल कहा जाता है। अब देखेंगे अति संतृप्त विलयन में हमने आपको बताया था कि सोडियम थायोसल्फेट को गर्म करेंगे तो वह अपने ही क्रिस्टलन जल में घुलकर एक गाढ़ा पेस्ट जैसा पदार्थ बनाता है, और ऐसे विलयन को जो है हम बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। तो यहाँ तक आप लोग अगर पढ़ लिए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम लोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विभिन्न विधियों को आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।